आज हम बात करेंगे कौन से कारक होते हैं जो बियरिंग कैपेसिटी को प्रभावित करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी जो होती है या फिर उसको हम एंगल ऑफ शेयरिंग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ये प्रभावित करती है बियरिंग कैपेसिटी को। डेंसिटी बढ़ने के साथ ही बियरिंग कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। आपकी फुटिंग की विड्थ है वो प्रभावित करती है, जैसे कि हम फॉर्मूला में देख सकते हैं कि विड्थ बढ़ेगी तो आपकी बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। डेप्थ ऑफ फुटिंग, क्योंकि डेप्थ ऑफ फुटिंग के साथ साथ आपका सरचार्ज जो है ऊपर जो सॉइल आ रही है वापस कॉम्पैक्ट हो रही है, उसकी वजह से आपकी बियरिंग कैपेसिटी इम्प्रूव होगी, बशर्ते आपकी जो सॉइल है वो अच्छे से कॉम्पैक्टेड होनी चाहिए, लूजली फिल्ड नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, जो डेंसिटी है आपकी सॉइल की, डेंसिटी के बढ़ने के साथ साथ बियरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। अनदर पॉइंट इज पोजीशन ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल से हमारी बियरिंग कैपेसिटी पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर ग्राउंड वाटर टेबल आपकी फुटिंग से ऊपर है, सॉइल सबमर्ज कंडीशन में है या पार्शली सैचुरेटेड कंडीशन में है, तो वो आपकी बियरिंग कैपेसिटी को प्रभावित करेगी, उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। तो इसके लिए हम वाटर टेबल के अनुसार आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए हम कोड जो गाइडेंस देता है उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें कैलकुलेशंस करते हैं। और जो आपके सॉइल होती है उसमें जब शेयर फेलियर होता है, तो शेयर फेलियर आपका दो तरीके से हो सकता है। एक है जनरल शेयर फेलियर, दूसरा है लोकल शेयर फेलियर। तो जनरल शेयर फेलियर होता है कोहेसिव सॉइल्स में, जो कि डेंसली फिल्ड सॉइल है, अच्छे से कॉम्पैक्टेड है, वहाँ पे आपके जनरल शेयर फेलियर होगा। और जो सॉइल कहीं से लूज है, लूज पॉकेट्स हैं, वहाँ पे आपकी लोकल शेयर फेलियर होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस ये है कि जनरल शेयर फेलियर में आपका वेल डिफाइंड फेलियर पैटर्न होता है, जो फुटिंग है उसके ऊपर मृदा ऊपर उभर के आ जाती है। और जो हमने डिस्कस किए थे जोन 1, जोन 2, जोन 3, और वैसे ही हमें बिल्कुल जोन्स उसमें देखने को क्लियर कट देखने मिलती हैं। और जो फेलियर लोड होता है वो एकदम क्लियर कट आपको पता चलता है कि हाँ, इस लोड पे हमारी सॉइल फेल हुई है। जबकि लोकल शेयर फेलियर में आपके इतना क्लियर पैटर्न नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सॉइल मतलब फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम से कोलैप्स भी नहीं होती, थोड़ी सी उसकी टिल्टिंग होती है और थोड़ी सी ही मृदा ऊपर आती है उभर के। तो बहुत इसमें जो आपका फेलियर लोड है आपको क्लियर कट नहीं पता चलता है कि हाँ, किस लोड पे आपकी मृदा फेल हुई। और ये ज़्यादातर हमें सैचुरेटेड और नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले में देखने को मिलता है, जो लोकल शेयर फेलियर होता है, जबकि जनरल शेयर फेलियर हमें कोहेसिव सॉइल्स में देखने को मिलता है। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो फॉर्मूला दोनों में ऑलमोस्ट फॉर्मूला सेम ही यूज़ होता है, क्यू यू इज इक्वल टू सी डैश एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ गामा बी एन गामा। लेकिन जो जनरल शेयर फेलियर में इस फॉर्मूले को हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं, जबकि लोकल शेयर फेलियर में हम tan फाई की वैल्यू, जो एक्चुअल हमारा फाई एंगल आया उसका 2/3 ऑफ tan फाई लेते हैं। और इसीलिए आपका फाई एंगल, आपके तीनों पैरामीटर एन सी एन क्यू एन गामा भी अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपका फाई एंगल चेंज मानेंगे आप उसका 2/3 वैल्यू लेंगे, तो फाई के साथ साथ ही आपके तीनों जो बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। तो ये बात हुई शेयर फेलियर के दोनों पैटर्न की। अनदर काइंड ऑफ, जैसे जहाँ पे आपके क्ले सॉइल होती है या फाइन ग्रेन सॉइल होती है, वहाँ पे हम देखते हैं कि आपका सेटलमेंट में ज़्यादा फेल होने के चांसेस होते हैं सॉइल के। वहाँ पे आपको अलाउेबल बेयरिंग प्रेशर जो है वो कोहेसिव सॉइल्स में हम उसको सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमें कोड जो है एक टेबल देता है, जो कि जो परमिसेबल सेटलमेंट कितना आरसीसी बिल्डिंग्स में कितना परमिसेबल सेटलमेंट अलाउड है, और फ्रेम्ड बिल्डिंग्स के लिए कितना अलाउड है, और लोड बेयरिंग वॉल्स के लिए कितना अलाउड है। इनके लिए हमें एक ये टेबल है जो कि शो करती है कि मैक्सिमम सेटलमेंट एमएम में हमें कितना परमिटेड है। इसके अलावा डिफरेंशियल सेटलमेंट, मतलब दो फुटिंग्स के बीच में जो एक
डिफरेंशियल जो सेटलमेंट है एक दूसरे का रेफरेंस में कितना दूसरा सेटल कर गया, वो कितना परमिटेड है, ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि बिल्डिंग का फेलियर शियर से पहले कहीं सेटलमेंट में तो नहीं हो रहा, और इन केस सेटलमेंट में हो रहा है तो हम जो है फुटिंग को सेटलमेंट पॉइंट ऑफ क्राइटेरिया से डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए हमें कोड अलग अलग कर्व्स देता है अलग अलग लोड के लिए, और अलग अलग एन वैल्यू जो हमें स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से मिलेगी, नंबर ऑफ ब्लोज जो हमें उस एक फिट को अंदर धंसाने के लिए सॉइल सैम्पलर को जो हमें इस टेस्ट से मिलेंगे, उससे हम एन वैल्यू मिलेगी, और एन वैल्यू के रेफरेंस में हमें जो स्टैंडर्ड कर्व्स हमें कोड प्रोवाइड करता है, उस कोड से हम कैलकुलेट करेंगे कि सेटलमेंट क्राइटेरिया से जो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी होगी मृदा की वो कितनी होगी। और दोनों को कंपेयर करते करते इन केस आपकी सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी मृदा की बेयरिंग अलाउबल प्रेशर आ रहा है 7 टन्स पर मीटर स्क्वायर, जबकि शेयर में आ रहा है आपका 9 टन्स पर मीटर स्क्वायर, तो हम ये मानेंगे कि वो शेयर से पहले सेटलमेंट में 7 टन्स पर मीटर स्क्वायर पे ही फेल हो जाएगी, और उसी को ही उसकी बेयरिंग कैपेसिटी लेके आगे का डिज़ाइन करेंगे।